अरावली को लेके तमाम सारे वाद विवाद हो रहे हैं, तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। 100 मीटर या 5 मीटर कर दो यार, तो अब जिंक फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कॉपर फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लाइम स्टोर बंद हो जाएगा, सीमेंट फैक्ट्री। अरे भाई संतुलन करो। केवल अरावली की हाइट को बचाना और उद्योगों को सर्वनाश में डालना दोनों उचित नहीं है। संतुलन होना चाहिए। तुमने क्यों नहीं ये कानून बनाया था? फालतू की बात करते हो। अरावली के कंधे पर बंदूक रख के अपनी लोकप्रियता के लिए शिकार करना इज नॉट जस्टिफाइड। मैं खुद मानता हूँ अरावली जरूरी है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। देखिए अशोक गहलोत का तो भविष्य खत्म। क्या अशोक का भविष्य कुछ नहीं है। वो सचिन पायलट इसको हजम कर गया। वसुंधरा की बात अलग है। अभी मुख्यमंत्रियों के नामों की चर्चा में वसुंधरा का नाम आता है। वसुंधरा का भविष्य तो लोकप्रियता का भविष्य है। गहलोत का तो नियुक्ति का भविष्य है। सोनिया ने बना दिया, बन गया। आपके लिहाज से क्या कुछ होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? मोदी और अमित शाह के राज में कौन सी घटना कब घटेगी, कैसे घटेगी, कहाँ घटेगी, उसमें कौन लाभान्वित होंगे, कौन कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता कि ये मंत्रिमंडल शतरंज के बिसात की तरह बैठा हुआ है। पहली पंक्ति के अंदर तो वजीर, बादशाह, ऊंट, घोड़े, हाथी सब होते हैं, और दूसरी पंक्ति में केवल गोटियां होती है। जब तक ऊपर के मोरों में परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो होगा तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। लोकप्रियता में वसुंधरा को माइनस कर दो, कार्य क्षमता के अंदर खिरोड़ी को माइनस कर दो, पीछे क्या बचता है? मीणा को तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्यों? उनके पास किरोड़ी जैसा मजबूत आदमी है। 52 साल तक कांग्रेस सरकार को जाटों ने जिंदा रखा। ये कैसी सरकार है आप भी बताइए। पूरी सरकार में कभी भी जैन 3-4 से कम कैबिनेट मंत्री नहीं रहे। आज एक राज्य मंत्री है केवल। उन्हें संगठन में और मंत्रिमंडल में मिलनी चाहिए थी, वो क्या उन्हें मिली है? मिली होती तो मैं चिल्लाता ही क्यों? घोर अन्याय हुआ है किरोड़ी लाल के साथ। अरे आप तो जैनों को ही गौतम डक को राज्य मंत्री बना के पटक दिया है। क्या एक राज्य मंत्री का हक है? सरकार ने अपने अभी हाल फिलहाल में 2 साल पूरे कर लिए। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे? न मैं देख रहा हूँ, न मैं देखना चाहता हूँ, न मैं देखूंगा। अब मेरे को इस लेवल के लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। आई हैव पास्ड माय टाइम, आई हैव लिव्ड माय लाइफ। मैं सब पार्टियों में रह चुका हूँ और ठाठ से रहा हूँ। कि राजस्थान की राजनीति बाकी राज्यों से कैसे विभिन्न है और कैसे अलग है? यही एक प्रांत है जहाँ बहुमत वालों को ठोकर में मार दिया गया, उनकी सरकार ही नहीं बनी। यहाँ नियुक्तियां होती है, इलेक्शन होता ही नहीं है। वो राजा है या गुगू राजा, इसका फैसला आप करो। तो हाल फिलहाल में नितिन नवीन को भाजपा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका माइनस पॉइंट क्या है? कई लोगों ने कहा यंग आदमी है, तो यंग आदमी है तो क्या हो गया? जब बनाया बुजुर्गों को तो चिल्लाते थे कि बुजुर्ग आदमी है। जो महाभारत में भीष्म पितामह सबसे ज्यादा थे और सबसे तगड़े फाइटर थे। यंग जनरेशन में अभिमन्यु सबसे छोटा था, सबसे तगड़ा फाइटर था। उम्र का क्या मतलब है? जो आदमी जिस योग्य है उस आदमी है। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप। साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है और अगला साल 2026 अपने साथ तमाम सारे नए बदलाव लेकर आने वाला है। ये जो बदलाव है वो सियासी रूप से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। धन्यवाद। राजस्थान की राजनीति में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे तफसील विस्तृत अंदाज में समझना और समझाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। लिहाजा मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा मंत्रिमंडल को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे वक्त से राजस्थान की राजनीति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित कर रहा है। आपके लिहाज से क्या कुछ होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल कब होने वाला है? कब होने वाला तो कोई नहीं कह सकता। एक प्रश्न चला था पहले, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का कौन बनेगा? तब भी यह प्रश्न है कब होने वाला है, और कब हो गया पता लगा क्या किसी को? मोदी और अमित शाह के राज में कौन सी घटना कब घटेगी, कैसे घटेगी, कहाँ घटेगी, उसमें कौन लाभान्वित होंगे, कौन कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता। जनता की भावना अलग है। मंत्रिमंडल में परिवर्तन की बातचीत चल रही है, तो कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे। ये एक प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मंत्रिमंडल शतरंज के बिसात की तरह बैठा हुआ है। पहली पंक्ति के अंदर तो वजीर, बादशाह, ऊंट, घोड़े, हाथी ये सब होते हैं, पर दूसरी पंक्ति में केवल गोटियां होती है। वर्तमान मंत्रिमंडल केवल गोटियों की सरकार है। इससे परिवर्तन हो तो क्या फर्क पड़ता है? एक गोटी इधर की उधर हो जाएगी, दूसरी गोटी इधर की इधर आ जाएगी। जब तक ऊपर के मोरों में परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो होगा तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। अब मंत्रिमंडल के अंदर आना किसको है? मैं आपको एक बात बताऊं। वर्तमान राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी
विधायक है और जितने भी मंत्री हैं कि एक आदमी और एक नेता को माइनस कर दो तो सरकार ही नहीं है। लोकप्रियता में वसुंधरा को माइनस कर दो, कार्य क्षमता के अंदर किरोड़ी को माइनस कर दो, पीछे क्या बचता है? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मंत्रिमंडल के परिवर्तन से परिवर्तन तब असरदारी होता है जो ऊपर के मोहरों में कोई परिवर्तन हो, जिसकी संभावना है, मगर अभी हम इसके बारे में कहना उचित नहीं मानते। अब सवाल ये आपने पूछ ही लिया है, आप भी मुझे बताइए कितना घोर अन्याय कुछ जातियों के साथ हुआ है। राजस्थान ने 72 बरस में पहले 17 साल तो जैन मुख्यमंत्री रहा मोहनलाल सुखाड़िया, 21 साल तक राजपूत मुख्यमंत्री रहे, 11 साल तक भैरू सिंह और 10 साल तक वसुंधरा राजे, 15 साल तक ओबीसी का मुख्यमंत्री रहा एक अकेला ही, गुनगुनाता वो चला था अकेला और अकेला ही रहा अशोक गहलोत। ब्राह्मणों के भी टोटल मिला करके 11 साल पहले कोई रहा, अभी 2-3 साल से भजन लाल जी मुख्यमंत्री है। बाकी लोग कैसे बने, मैं नहीं, नो आर्गुमेंट ऑन दिस इश्यू। अब आप बताइए, मुझे एक बात पूछता हूं, राजस्थान में सर्वाधिक विधायक और सांसद जाट जाति के आए, एक बार मुख्यमंत्री नहीं बना, नॉट ए सिंगल बार। और सबसे ज्यादा संघर्षशील और ताकतवर और सबसे ज्यादा सरकारी अधिकारियों में उच्च स्तर पर मीणा रहे, उनका आदमी नहीं बना। तो मैं इतना जानता हूं, परिवर्तन ही करना है तो जाटों और मीणों को पूर्ण उचित जगह दीजिए आप। वो नहीं देते हैं तो परिवर्तन का मतलब नहीं है कोई। मीणा को तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि, और उनके पास किरोड़ी जैसा मजबूत आदमी है। वो जमाना था जाटों का, उनके बिना सरकार नहीं बनती थी। 52 साल तक कांग्रेस सरकार को जाटों ने जिंदा रखा। बलराम जाखड़, परशुराम अदेना, समझा, रामनिवास मिर्जा, नाथुराम मिर्जा, कुंभाराम आर्या, शीशराम बोला, कैसे कैसे नेता थे, सब गायब हो गए, शून्य पटल में चले गए। ये जाटों का क्लेम जरूरी है, उतना ही किरोड़ी का क्लेम जरूरी है। अकेला आदमी लड़ता है, संघर्ष करता है, हर पाप का विरोध करता है और उसको महत्व नहीं, उसको तो मिलना ही चाहिए जगह। हिसाब से तो मुख्यमंत्री पद के लाया गया किरोड़ी लाल, पर कम से कम उप मुख्यमंत्री तो बनता, नहीं बनाया गया। आपने पूछा परिवर्तन तो कैसे होना चाहिए, किसका होना चाहिए, मैंने अप्रत्यक्ष रूप से आपसे कहा है। ये कैसी सरकार है, आप भी बताइए। पूरी सरकार में कभी भी जैन 3-4 से कम कैबिनेट मंत्री नहीं रहे, आज एक राज्य मंत्री है केवल, ओनली वन। पूरे गुजरों में एक राज्य मंत्री है। ये सरकार का असंतुलन है। मैंने इस संबंध के अंदर केवल आपके अपील का, मैंने इसकी सारी जानकारी देश और राष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं को भेजी है, ट्वीट करके भेजी है। न्याय करो, अन्याय खत्म करो, संतुलन करो, असंतुलन तोड़ो। अब आपने पूछा है तो मैंने आपको बता दिया। अ, किरोड़ी का ज़िक्र हुआ इसलिए लाज़मी तौर पे ये सवाल पूछना भी बनता है कि आपको लगता है कि जो जगह उन्हें संगठन में और मंत्रिमंडल में मिलनी चाहिए थी, वो क्या उन्हें मिली है? मिली होती तो मैं चिल्लाता ही क्यों, नहीं मिली जब तो इतना बोलता हूं। घोर अन्याय हुआ है किरोड़ी लाल के साथ, अत्यधिक अन्याय हुआ है। अब आज तो बात ही अलग है। आप खुद ही बताइए मेरे को, किरोड़ी के लायक जगह है कहाँ, किसी जगह बिठाओगे आप? अरे आप तो जैनों को ही गौतम डक को राज्य मंत्री बना के पटक दिया है। क्या एक एक राज्य मंत्री का ही हक है? अन्याय, घोर अन्याय हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने तो पूरी सूची बनाई है, इस सरकार में नहीं, हर सरकार के अंदर अन्याय हुआ है। एक भी जाट तगड़ा कैबिनेट मंत्री नहीं है। कम से कम जाटों को तो होना ही चाहिए। सर्वाधिक विधायक, सर्वाधिक सांसद आज तक जाटों ने दिए हैं राजस्थान को, बदले में क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। बावजूद इसके सरकार ने अपने अभी हाल-फिलहाल में 2 साल पूरे कर लिए। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मैं कार्यकाल को? देखना ही नहीं चाहता तो क्यों देखूं? न मैं देख रहा हूं, न मैं देखना चाहता हूं, न मैं देखूंगा। मैं इतना जानता हूं, मेरी पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री है, हमारे लिए ये संतोष का एक कारण है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूं। जब इनका जन्म हुआ तब मैं गायत्री देवी का एडवाइजर हुआ करता था। अब मेरे को इस लेवल के लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। आई हैव पास्ड माई टाइम, आई हैव लिव्ड माई लाइफ। मैं सब पार्टियों में रह चुका हूँ और ठाठ से रहा हूँ। एक आरोप नहीं, सारा काम किया है। अब आप इस पर ही मुझसे कमेंट करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ यही प्रश्न आम जनता से पूछो, कार्यकर्ताओं से पूछो, पार्टी के लोगों से पूछो, विपक्ष के, वो आपको जवाब देंगे। मैं क्यों जवाब दूंगा? मैं जवाब दूंगा तो मुख्यमंत्री के बारे में एक शब्द भी नहीं कहूंगा।
आफ्टर ऑल ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई पार्टी, अभी आई एम ए मेंबर। राजस्थान की राजनीति की अगर बात की जाए, क्योंकि लंबे वक्त से आप यहाँ सक्रिय रहे और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि आपने संपूर्ण देश की राजनीति देखी हुई है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की राजनीति बाकी राज्यों से कैसे विभिन्न है और कैसे अलग है। बाकी राज्यों की राजनीति में भी जातिवाद तो है, पर जातिवाद असंतुलन नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों का बाहुल्य है तो उनकी सरकारें बनी है, बिहार में यादवों का बाहुल्य है तो उनकी सरकार बनी थी। यही एक प्रांत है जहां बहुमत वालों को ठोकर में मार दिया गया, उनकी सरकार ही नहीं बनी। तो आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से अलग देखता हूँ। यहाँ नियुक्तियां होती है, इलेक्शन होता ही नहीं है। सोनिया चाहती जिसको बना देती थी, 15 साल एक आदमी को बना दिया, वो राजा है या गुगू राजा, इसका फैसला आप करो, मैं इसके बारे में नहीं कहूंगा। ऐसा ही भाजपा में ही है। आप खुद बताइए मेरे को, सबसे ज्यादा विधायक और एमपी लाने वाली पार्टी का एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बना, एक बार भी मीणा जैसी विशाल जाति का आदमी नहीं बना। जो बनना है, जिनको बनना बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट उचित नहीं है। मैं पार्टी का एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करने वाला आदमी नहीं हूँ, सही बात कह देता हूँ, लेकिन फिर भी पार्टी का आदमी हूँ, अनुशासन तो मानता हूँ। मैं मेरी पार्टी की आलोचना के बारे में एक शब्द न कहता हूँ, न किसी नेता के बारे में कहता हूँ और न कहूँगा। अगर केंद्र की राजनीति पे बात की जाए तो हाल फिलहाल में नितिन नवीन को भाजपा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या लगता है ये फैसला कैसा है और इससे राजस्थान की राजनीति पे किस तरीके का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने जा देखिए, रहा है? दो तरह के आदमी है। इसका माइनस पॉइंट क्या है? आरएसएस और भाजपा ने मिलकर के इसको बनाया है। कोई यह समझता है कि एक आदमी ने बना दिया, ऐसी बात नहीं है। घोर अध्ययन के बाद ये बना है। कई लोगों ने कहा यंग आदमी है, तो यंग आदमी है तो क्या हो गया? जब बनाया बुजुर्गों को तो चिल्लाते थे कि बुजुर्ग आदमी है। तो बुजुर्ग महाभारत में भीष्म पितामह सबसे ज्यादा थे और सबसे तगड़े फाइटर थे। यंग जनरेशन में अभिमन्यु सबसे छोटा था, सबसे तगड़ा फाइटर था। उम्र का कोई तकाजा होते थे, उम्र का क्राइटेरिया करने वाले मूर्ख लोग होते हैं। उम्र का क्या मतलब है? जो आदमी जिस योग्य है उस आदमी है, बना दिया, अच्छा बना दिया। यंग मैन है, आज उसकी आलोचना करना मूर्खता होगा। लेट हिम बी ट्राइड, रहे 6 महीने काम करे, साल भर काम करे, फिर आप प्रेस वालों से पूछ कर ही मैं कमेंट करूंगा। क्योंकि मैं जब कोई जवाब देता हूँ, मैं प्रेस वालों के विचारों को सर्वाधिक सम्मान देता हूँ, उनसे बात करने के बाद कमेंट करता हूँ। एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में अगर लौटे तो इस वक्त प्रदेश की सियासत में 3 ऐसे विधायकों के नाम आ रहे जिन पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे कमीशनखोरी का आरोप लगा है। उसमें से एक नेता खुद स्वयं भाजपा से हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस तरीके को? और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए, क्या इससे पार्टी की छवि, सरकार की छवि धूमिल होगी? क्यों नहीं होगी? अच्छा काम करते हैं तो उज्जवल होती है, गलत काम करते हो तो धूमिल होती है। नेचुरल प्रिंसिपल है। सवाल यह है कि पार्टी के आदमी पर यह आरोप लगा, अभी तक इस आरोप को प्रमाणित करने दो, तब हम कमेंट करेंगे। लेकिन जो अगर विधायक मनी को ही लोग अपने काम में ले ले, तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इसलिए मैं अभी इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। वक्त आने दो, जांच होने दो, सजा मिलने दो। वैसे मदन राठौर ने कहा है कि मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मदन राठौर ने ठीक ही कहा होगा। पार्टी का प्रेसिडेंट है, वो है तो बहुत जूनियर मेरे से, लेकिन आदमी है, आज तो प्रेसिडेंट है। लेट हिम स्पीक। अपने को आप भी देखिए, पत्रकारों का कर्तव्य है जानकारी लें, पता लगाए, हमें भी बताए। हम आपकी विचारों से, आपकी सत्यता की जान से, उसकी परख से हम भी उससे कुछ सीखेंगे। पर एक बात जरूर है, ये बीमारी बहुत बड़ी गंदी है। ये कहाँ है? ये तो उस तरह है जिस प्रकार से कैंसर की होती है। कहाँ कहाँ फैली हुई है, कौन कौन पीड़ित है, कौन कौन नहीं है, कौन कौन स्वच्छ है, कौन कौन निर्मल है, कौन कौन इस प्रकार का काम करते हैं, कौन कौन नहीं करते हैं। आफ्टर पैसा भी तो बहुत बड़ा 5 करोड़ साल, तो एक विधायक को साल 5 साल में 25 करोड़ मिलता है। अगर ये परसेंटेज मान ली जाए तो सारे बुजुर्ग। लेकिन मैं इसको अभी तक सब पर लागू नहीं करता। जिस जिस पर लागू होगा वो गलत होगा। जब तक कोई आदमी देखे नहीं, आंख से सने नहीं और उसका सबूत नहीं हो, तब तक कमेंट करना उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल पूछ के मैं इस पूरे साक्षात्कार को समाप्त करना चाहता हूँ। मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इस वक्त प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है। अरावली को लेके तमाम सारे वाद विवाद हो रहे हैं, तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं और सरकार का खासी तौर पे विरोध किया जा रहा है, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं।
क्या लगता है अरावली को लेकर जो कुछ निर्णय आया है, जो कुछ फैसले आए हैं और जिस तरीके से सरकार का रवैया है इस मुद्दे को लेकर, क्या वो उचित है या इससे बेहतर और जनता के आप समाधान क्या के लिए किया जा क्या कहा 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ी को तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया अरावली। 100 मीटर से नीचे को अरावली नहीं माना। अब एक काम करो, 100 मीटर या 5 मीटर कर दो यार, तो अब जिंक फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कॉपर फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लाइम स्टोर बंद हो जाएगा, सीमेंट अरे भाई संतुलन करो। केवल अरावली की हाइट को बचाना और उद्योगों को सर्वनाश में डालना दोनों उचित नहीं है। संतुलन होना चाहिए। संतुलन करो, स्थानीय लोग करें, जिलाधीश करे, वो लोग करे, इंजीनियर्स करे, गवर्नमेंट करे। मैं केवल अरावली को इसलिए सुरक्षित नीचे लेवल पे नहीं मानता कि अशोक गहलोत तेरी राज में क्या हुआ था? तुमने क्यों नहीं ये कानून बनाया था? फालतू की बात करते हो। अपनी लोकप्रियता के लिए अरावली के कंधे पर बंदूक रख के अपनी लोकप्रियता के लिए शिकार करना इज नॉट जस्टिफाइड। मैं खुद मानता हूँ अरावली जरूरी है, पर मैं उद्योगों को भी जरूरी मानता हूँ। उद्योग भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। इसलिए इस बात पर सबसे बढ़िया यही है, स्थान स्थान पर, जगह जगह पर, अनुपात के अंदर, आवश्यकता अनुसार अरावली को बचाते हुए खनिजों का भी दोहन होना चाहिए। ये संतुलन बहुत जरूरी है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का सियासी भविष्य आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि 2025 के अंतिम क्षण में खड़े हैं, 2026 बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। देखिए, अशोक गहलोत का तो भविष्य खत्म, भविष्य ही नहीं है। पास गंदा हो तो का भविष्य होता ही नहीं है। क्या अशोक का भविष्य कुछ नहीं है। वो सचिन पायलट इसको हजम कर गया। राहुल गांधी चाहता नहीं है, प्रियंका चाहती नहीं है, कोई नहीं चाहता है। वसुंधरा की बात अलग है। आज भी भाजपा के 3-4 वरिष्ठ भावी मुख्यमंत्रियों के नामों की चर्चा में वसुंधरा का नाम आता है। वसुंधरा का भी आता है, किरोड़ीलाल मीणा का भी आता है, जोगेश्वर गर्ग का भी आता है, और कितने ही होंगे मैं नहीं जानता हूँ। वसुंधरा का भविष्य तो लोकप्रियता का भविष्य है। गहलोत का तो नियुक्ति का भविष्य है। सोनिया ने बना दिया, बन गया। वसुंधरा खुद बनी है। 16,000 गांव का दौरा किया था 2003 में, अपनी ताकत पर बनी है। आज भी लोकप्रिय है, सर्वाधिक प्रिय है। आज वसुंधरा साधारण नहीं है, असाधारण है। ये सब लोग भूतपूर्व हैं, मगर वसुंधरा अभूतपूर्व है। इस बात के अंतर को आपको समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रराज सिंघवी जी, पंजाब केसरी राजस्थान से विस्तृत रूप से राजस्थान की राजनीति से जुड़े तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर तफसील से चर्चा करने के लिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान का पूरा प्रयास है कि राजस्थान की राजनीति से जुड़े तमाम पहलुओं को आप तक विस्तृत रूप से पहुंचाए। बाकी देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।